नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी की क्लासेस, युवा ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा विषय है मानवाधिकार के 75 वर्ष। 75 साल पहले 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में एक बैठक में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मंजूरी दी थी। इसने द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के बाद उभरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला रखी थी। यद्यपि मानव अधिकार की संकल्पना पुरातन काल से ही प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में पाया जाता है, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय पहलू की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने मानव अधिकारों का विश्व स्तर पर खुलेआम उल्लंघन किया, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बहुत खतरा पहुंचा। इस युद्ध के प्रभाव में यह अनुभव किया गया कि विश्व शांति की स्थापना के लिए मानव अधिकारों की उपलब्धि परम आवश्यक है। इसी कारण 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया। इस सार्वभौम घोषणा का विश्वव्यापी प्रभाव हुआ, जिसके कारण मानव अधिकार आंदोलन समस्त विश्व में फैल गया। अतः स्थिति यह है कि मानव अधिकार केवल लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही भाग नहीं हो पाया है, बल्कि यह घरेलू और आंतरिक विधि का भी भाग बन गया है। मानव अधिकारों इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जनवरी 15, 1941 में कांग्रेस को संबोधित करते अपने प्रसिद्ध संदेश में दिया था, जिसमें उन्होंने 4 आधारभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। उनके 4 आधारभूत स्वतंत्रता थे: वाक स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्ति और भय से स्वतंत्रता। वास्तव में विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणाम को झेलने के पश्चात विश्व के समस्त राज्यों में मानवाधिकारों की प्रतिष्ठा पर बल दिया। सन 1941 में ही शांति की स्थापना की ओर कार्य किया जाना आरंभ किया गया था। आइए जानते हैं मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में किनका योगदान है। पहला, सन 1948 की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। दूसरा, सन 1966 की अंतर्राष्ट्रीय समझौते। तीसरा, यूरोपीय कन्वेंशन। चौथा, मानवाधिकारों पर सन 1969 का अमेरिकी अभिसमय। पांचवा, सिंगापुर घोषणा। और छठा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित घोषणाएं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के 50 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के सहयोग से मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता एलेनोर रूजवेल्ट ने की थी, जो उस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी थी। हंसा मेहता भारत की प्रतिनिधि थी और आयोग में अध्यक्ष के अलावा एकमात्र अन्य महिला प्रतिनिधि थी। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद थे। 30 अनुच्छेद वर्तमान और भविष्य के मानवाधिकार सम्मेलनों, संधियों और अन्य कानूनी उपकरणों के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 2 समझौतों, पहला नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और दूसरा आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के साथ मिलकर विश्व के मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करता है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में निर्धारित 30 अधिकारों और स्वतंत्रताओं में जीवन स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण, गोपनीयता जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। आइए जानते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का महत्व क्या है। पहला, विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों को बढ़ावा देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्व उपनिवेशीकरण आंदोलनों के लिए मानवाधिकार की ये घोषणाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी। दूसरा, कई देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की नींव इस घोषणा पत्र ने रखी। भारत भी उनमें एक है। तीसरा, नए सामाजिक आंदोलनों के लिए ये घोषणा पत्र प्रेरणा का काम किया। आज भी रंगभेद विरोधी आंदोलन हो, LGBTQIQ आंदोलन हो, नस्लवाद के विरुद्ध आंदोलन हो, इन सभी में मानवाधिकार सर्वप्रमुख रूप से नजर आता है। चौथा, अराजनीतिक और धार्मिक
सहिष्णुता के साथ धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज। यह एक अराजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज है जो संस्कृति, लिंग, धर्म और राजनीतिक विचारों पर आधारित सभी बाधाओं को पार कर लेता है। पांचवा, कानून के शासन का परिचय। व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश कानून का शासन पहली बार सार्वभौमिक घोषणा पत्र में ही प्रयोग किया गया था। वास्तव में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने विश्व में मानवों के बीच अधिकारों को लेकर जागरूकता जगाई, जिसके कारण कई आंदोलन हुए और जिसके कारण मानवों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। कई देश इनके कारण आज़ाद हो सके। साथ ही कई पिछड़े, दलित और दबे कुचले गरीब लोगों को इसके कारण अधिकार मिल पाया है। आइए जानते हैं मानवाधिकारों को लेकर क्या चुनौतियां वर्तमान में उसके सामने खड़ी है। पहली चुनौती, भू राजनीतिक संघर्ष। हाल के भू राजनीतिक संघर्ष जैसे इजराइल हमास, यूक्रेन रूस, म्यांमार और सूडान में आंतरिक संघर्ष और मानव अधिकारों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। दूसरा दुरुपयोग। मानवाधिकारों का कई देशों में दुरुपयोग भी किया गया है। मानवाधिकार की आड़ में देशों के तख्ता पलट किए गए हैं। रवांडा, इराक इसके उदाहरण हैं। तीसरा, महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन। हमारे समाज में महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है। अक्सर उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता है। उन्हें समाज में हिंसा का शिकार होना पड़ता है। चौथा, गरिमा के साथ जीने के अधिकार का दुरुपयोग। गरिमा के साथ जीने के अधिकार को मैला ढोना, कूड़ा बिनना आदि जैसे सामाजिक आर्थिक कुरीतियों ने चुनौती दी है। कहा जाए तो आज भी मानवाधिकार इन समस्याओं पर ज़्यादा सफल न हो पाया है। पांचवा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण मानवाधिकार दब से जाते हैं। भ्रष्टाचार कानून के शासन, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए खतरा है। छठा, घोषणा की गैर परिवर्तनीय प्रकृति। चूंकि ये घोषणा पत्र बाध्यकारी नहीं है, गैर बाध्यकारी है, इसलिए मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच इसे अप्रभावी बना देता है। हाल में इजराइल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इजराइल हमास युद्ध में मानव अधिकारों का उल्लंघन खूब जोर से किया जा रहा है। तथापि इस पर मानव अधिकारों को लेकर बहुत अधिक नियंत्रण या कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अब आगे किया क्या जा सकता है? वर्तमान में अगर देखें तो युद्ध के दौरान मानव अधिकारों का उल्लंघन आम बात सी हो गई है। इसके अलावा भी मानव अधिकारों के उल्लंघन के चर्चे आए दिन देखने को मिलते हैं। आगे किया क्या जा सकता है? सबसे पहला, क्षेत्रीय कानूनों को मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए नए तरीके से उन्हें रेखांकित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपने अधिकारों को सक्रिय रूप से निभाने की आवश्यकता है, ताकि चाहे वो चीन में युगरों पर अत्याचार हो या इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर अत्याचार हो, उन्हें इन दोनों मामलों पर एक जैसे दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। तीसरा, घरेलू मानवाधिकार कानून का प्रवर्तन। देश के अंदर भी सार्वभौमिक घोषणा पत्र के आधार पर कानूनों को संगठित करने की आवश्यकता है। चौथा, मानवाधिकारों का नैतिक महत्व। मानव अधिकारों को मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक बना दिया जाना चाहिए। इनको कानूनी रास्ता दिखाया जा सकता है। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जब एक आदमी के अधिकारों को खतरा होता है तो हर आदमी के अधिकार कम हो जाते हैं। इसलिए सरकारों को इसे समझना होगा और मानवाधिकारों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। आखिरकार मानव अधिकारों को नकारना मानवता के लिए ही चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है, इतिहास के लिए आज का समय एक निराशाजनक क्षण है जो संघर्ष और संकटों से ग्रस्त है। लेकिन उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि मानवाधिकार विफल नहीं हुए हैं,